फ़ोन पर अपने माँ बाप से बात करके रोहित हॉस्पिटल डिस्पेंसरी से दवाई खरीदता है, लेकिन दवाइयाँ काउंटर पर ही भूलकर अपने घर की ओर रवाना होता है। रोहित कुछ दिन पहले ही इस शहर में अपनी बीवी नैन्सी के साथ शिफ्ट हुआ है। दोनों ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर रजवाड़ों की एक पुरानी लेकिन बहुत आलीशान हवेली खरीदी। खैर, रोहित अपने घर पहुंचा और घर पहुंचते ही नैन्सी को आवाज़ लगाई, लेकिन काफ़ी सारी पुकार लगाने के बाद रोहित को मालूम पड़ रहा था कि नैन्सी घर में नहीं है। इसीलिए रोहित ने नैन्सी के पास कॉल लगाया। 3-4 बार फ़ोन रिंग होने के बाद नैन्सी ने फ़ोन उठाया। कहाँ चली गई तुम बिना बताए? मैं कब से तुम्हें यहाँ घर पर ढूंढ रहा हूँ। रोहित की इस बात के जवाब में सामने से नैन्सी बोली, मुझे बचा लो रोहित, वो मुझे मार डालेगा। मैं हाईवे पर उस चाय की टपरी के आसपास ही कहीं छुपी हुई हूँ। नैन्सी के इतना बोलते ही फ़ोन कट हो गया। रोहित दोबारा नैन्सी का फ़ोन लगाने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन अब नैन्सी का फ़ोन बंद आ रहा था। लेकिन नैन्सी की आवाज़ सुनकर रोहित को ये तो समझ आ चुका था कि नैन्सी किसी न किसी मुसीबत में है। इसीलिए बिना वक्त ज़ाया किए रोहित गाड़ी लेकर तुरंत उसी हाईवे पर उस चाय की टपरी के पास पहुंचा। रात के 11 बज चुके थे, इसीलिए सड़क पर खास कुछ चहल पहल नहीं थी। रोहित ने चाय वाले से पूछा कि क्या आपने कुछ देर पहले यहाँ कुछ अजीब देखा? तो उस चाय वाले ने बताया कि एक लड़की कुछ देर पहले यहाँ से ऐसे दौड़ती हुई निकली थी, मानो वो डरी हुई थी और शायद उसका कोई पीछा कर रहा था। रोहित ने पूछा वो लड़की किस तरफ गई थी, और फिर रोहित चाचा के बताए मुताबिक दिशा में जाने के लिए गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। और जब भरसक प्रयास करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तब ज़्यादा वक्त ख़राब ना करते हुए रोहित गाड़ी से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ चला। लेकिन काफ़ी दूर तक आने के बाद भी उसे नैन्सी कहीं दिखाई नहीं दी और ना उसे समझ आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी एक हॉर्न रोहित को अपने पीछे से सुनाई दिया, और जैसे ही रोहित पीछे पलटा तो गाड़ी की हेडलाइट्स उसकी आंखों में चुभी। गाड़ी रोहित के पास आकर रुकी और हेडलाइट्स डाउन हुई तो रोहित ने देखा कि वो एक कैब थी और उसमें काली हैट पहने एक आदमी बैठा था। रोहित ने सोचा पैदल भटकने से अच्छा गाड़ी में बैठकर नैन्सी को ढूंढे तो उसका वक्त बचेगा, और उसे जल्द से जल्द नैन्सी सही सलामत चाहिए भी थी। इसीलिए जल्द से गाड़ी में बैठकर रोहित ने कहा, सीधे चलो, और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई। रह कर रोहित खिड़की से बाहर बार बार देख रहा था, और चाय की टपरी से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर आने के बाद सड़क किनारे गर्दन झुकाकर बिल्कुल थका हुआ सा चेहरा लिए नैन्सी रोहित को खड़ी दिखाई दी। रोहित बोला, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। लेकिन ड्राइवर ने शायद रोहित की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। रोहित फिर से चिल्लाया, अबे गाड़ी रोक, मेरी बीवी पीछे रह गई है। तब पहली बार वो कैब ड्राइवर बोला, वो आपकी बीवी नहीं है साहब। काली रातों को ऐसे साए दिखना आम बात है। रोहित ड्राइवर की इस बात पर बहुत ज़्यादा चिढ़ गया और गुस्से में बोला, तुम्हें जितना कहा जाए उतना करो। रोहित के इतना कहते ही गाड़ी की ब्रेक्स लगी। रोहित दाएं की खिड़की से नीचे उतरने के लिए सरका कि तभी उसकी बाईं विंडो पर एक दस्तक हुई। रोहित ने मुड़कर देखा, तब तक नैन्सी गाड़ी के अंदर बैठ चुकी थी। रोहित के मन में लाखों सवाल थे जो उसे नैन्सी से पूछने थे, लेकिन रोहित के किसी भी सवाल का जवाब न देकर नैन्सी सामने देखे जा रही थी और कैब भी अब स्पीड से चल रही थी। आखिर में रोहित ने गुस्से में नैन्सी से कहा, नैन्सी तुम पागल हो गई हो क्या? तब नैन्सी ने किसी खिलौने की तरह अपनी गर्दन रोहित की तरफ घुमाई और चेहरे पर बिना कोई भाव लिए रोहित से कहा, तू मरने वाला है रोहित। रोहित ने कहा, क्या मतलब? तो नैन्सी ने बिना कुछ कहे गर्दन खिलौने की तरह घुमाकर अपनी नज़रें सामने की। पीछे पीछे रोहित ने भी सामने देखा। सामने देखकर
रोहित का ऐसा हाल था कि उसे काटो तो खून नहीं, क्योंकि कैब काफ़ी तेज़ रफ्तार में चल तो रही थी, लेकिन उसे चलाने वाला गाड़ी में कोई नहीं था। गाड़ी अपने आप चले जा रही थी। रोहित की जीप को जैसे लकवा मार गया था कि एक बार नैन्सी और एक बार सामने देखने के अलावा रोहित कुछ नहीं कर पा रहा था। और ऐसे ही गाड़ी अपने आप चलते हुए एक पेड़ से टकराई और रोहित सामने शीशे पर ज़ोर से टकराया और बेहोश हो गया। रोहित को होश आया तब वो हॉस्पिटल में लेटा था और उसके आसपास उसके माँ बाप खड़े थे। रोहित के पिता ने उससे पूछा कि वो इतनी रात गई हाईवे पर क्या करने गया था। तो रोहित ने बताया कि उसके पास वहाँ से नैन्सी का कॉल आया था और वो किसी मुसीबत में थी। वैसे कहाँ है नैन्सी? इस बात के जवाब में जो रोहित के पापा ने कहा वो सुनने की उम्मीद रोहित को बिल्कुल भी नहीं थी। रोहित तुम दिन ब दिन पागल होते जा रहे हो। नैन्सी को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। अपने पापा की ये बात सुनकर रोहित के दिमाग में ये बात घुसी कि 4 दिन पहले नैन्सी की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो चुकी है और नैन्सी के मौत के बाद से ही रोहित के साथ एक मेंटल इशू बन चुका है और इसका इलाज भी चल रहा है, लेकिन दिन ब दिन उसकी हालत और ख़राब होती जा रही थी। इसीलिए उसके अपने घर वालों के साथ साथ नैन्सी के घर वालों ने भी उसे एक नई ज़िंदगी शुरू करने की सलाह दी। और फिर रोहित की ज़िंदगी में पारुल आई। कुछ महीने लगे और रोहित को पारुल से प्यार भी हो गया और दोनों ने शादी कर ली। अब पारुल और रोहित दोनों मिलकर रजवाड़ों की उसी हवेली में रहते हैं जो रोहित और नैन्सी ने मिलकर खरीदी थी। खैर, अब रोहित की दिमागी हालत भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन 1 साल बाद वही काली रात फिर से आई। उस दिन रोहित ऑफिस से घर लौटा और लौटते ही उसने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और एक अजीब सा सन्नाटा पूरे घर में फैला था। रोहित ने पारुल को पुकारा। पारुल? तो उसके दाएं से एक कमरे का दरवाज़ा ज़रा सा खुला। रोहित दौड़कर उस कमरे में गया तो पाया एक कोने में पारुल घुटनों में सर दबाए ऐसे बैठी थी मानो उसे कोई डर सता रहा हो। रोहित धीमे धीमे आगे बढ़ता हुआ पारुल को पुकारता है और पारुल किसी खिलौने की तरह झटके खा खा कर अपनी गर्दन उठाती है। पारुल की वो जहर सी मुस्कान देखकर रोहित थोड़ा घबरा चुका था। रोहित ने पारुल से कहा कि क्या हुआ पारुल, तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो? पारुल एक खिलौने की तरह ही झटके खाती खाती अपनी जगह पर खड़ी हुई और बोली, मैंने तुझसे प्यार किया था रोहित, और तूने मेरे साथ धोखा किया। अब तुझे सजा तो बराबर मिलेगी। पारुल की ये बात सुनकर रोहित को नैन्सी याद आई और वो कमरे से बाहर दौड़ा और कमरे से बाहर निकलते ही रोहित ने देखा कि सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर एक और पारुल बैठी थी। मुड़कर देखा तो एक पारुल कमरे के अंदर भी थी। दोबारा पलटकर देखा, अब पारुल सीढ़ियों के बीचों बीच बैठी थी। फिर कमरे की तरफ पलटा, पारुल कमरे में उसी जगह खड़ी थी। एक बार और सामने पलटा तो पारुल ठीक उसके सामने खड़ी थी। दरअसल नैन्सी रोहित से प्यार करती थी, लेकिन रोहित सिर्फ उसकी हैसियत से प्यार करता था। शादी तो वो पारुल से ही करना चाहता था, लेकिन हवेली की प्रॉपर्टी पाने के लिए उसने नैन्सी से शादी की। हवेली की प्रॉपर्टी में नैन्सी का 80% हिस्सा था, लेकिन अपना मकसद पूरा होते ही रोहित ने नैन्सी को सीढ़ियों से धक्का देकर उसे मार दिया और फिर अपने और नैन्सी के घर वालों के सामने दिमागी हालत ख़राब होने का नाटक किया, जिससे वो खुद ब खुद रोहित की दूसरी शादी के लिए तैयार हो गई। खैर, रोहित को तो इस जुर्म की सज़ा मौत मिली और चूँकि पारुल भी इस जुर्म में बराबर की हिस्सेदार थी, इसीलिए आज वो भी पागल खाने में कैद है। रजवाड़ों की वो आलीशान हवेली एक बार फिर वीरान हो चुकी है। मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में
आज की कहानी।